होली के छुट्टी में मैं घर चली गई, जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो गया। और मैं वीडियो को अब कंटिन्यू रखूंगी, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास 4th चैप्टर तक कर लिए थे। आज हम जलवायु देखेंगे 5th चैप्टर, जो बचाएगा उसको अगले वीडियो में करेंगे। इसे कहते हैं, आप सबसे पहले यहाँ देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहता है। यानी यहाँ कह रहा है कि कोई भी मौसम का अधिक समय तक एक ही जगह पे टिकना, मतलब वही जलवायु होता है। ठीक है, यानी मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के क्या क्या तत्व होते हैं। सबसे पहले तापमान होता है दोस्तों, वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब कैसा है, पवन कैसी चल रही है, आर्द्रता क्या है और वर्षण क्या है, वर्षा की स्थिति क्या है, यही निर्धारित करता है जलवायु और मौसम का। अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था, यानी वायुमंडलीय जैसी अवस्था होती है वैसे ही अवस्था के आधार पर हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आप देख रहे हैं कि अचानक क्या हुआ है कि अभी तापमान में कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई थी, फिर अभी 2-4 दिनों से तापमान में गिरावट थी। तो यही है वायुमंडलीय अवस्था के कारण अभी ऋतुओं में हम लोग परिवर्तन को देखते हैं। कि अरबी भाषा मौसम से हुआ है। ठीक है, मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, मानसून का क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। दक्षिण पूर्व जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। दक्षिण का मतलब ये हो गया दक्षिण वाला, और दक्षिण पूर्व वाला ये क्षेत्र जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आइए अब हम मरुस्थल में कुछ स्थानों पर 50 डिग्री से अधिक तापमान तक पहुंच जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सर्दी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में -45। आप पढ़े भी होंगे कि सबसे कम तापमान कहाँ होता है, तो सबसे कम तापमान भारत में द्रास, जम्मू कश्मीर की एक द्रास जगह है वहाँ पे, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, कुल क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में थार के मरुस्थल के दिन में 50 और जबकि उसी रात में गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिन तथा रात का तापमान लगभग एक समान रहता है, क्योंकि वो एक समान अक्षांशीय विस्तार है दोनों का। ठीक, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय के वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। ठीक है, तथा शेष भारत में वर्षा के रूप में होता है। आप समझ रहे हैं। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर, लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा जो होती है दोस्तों वह लद्दाख के क्षेत्र में होती है, और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा आप लोग जानते होंगे, मौसिनराम मेघालय, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सितंबर बोल रहे हैं कि देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, जबकि जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर अक्टूबर एवं नवंबर में, जो कि लौटती हुई मानसून होती है दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण लौटती हुई मानसून होती है, उसके कारण तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर एवं नवंबर में वर्षा होती है। याद रखिएगा, समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो भी तटीय क्षेत्र वहाँ पे तापमान में अंतर कम होता है। ठीक, उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तर मैदान में जब आप इधर पूर्व से इधर पश्चिम की तरफ आइएगा, पूर्व में जैसे हमारा पूर्वोत्तर का सारे राज्य है, और इधर पश्चिम में राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र है, इधर कम वर्षा होती है। उत्तर मैदान की वर्षा की मात्रा मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, और ये भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार दिखाई देती है। राजस्थान के घरों की दीवारें मोटी एवं छत चपटी होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र गोवा, मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है। जैसे कि आप तराई क्षेत्रों में देखिएगा, जहाँ पे मौसमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित होती है, वहाँ पे ढाल वाली बनाई जाती है। ठीक है, ताकि बरसात हो और वो चला जाए, उस पर धूप ना लगे। और यहाँ की दीवारें मोटी बनाई जाती है राजस्थान की, यहाँ कारण है तापमान ज़्यादा होना। असम में प्राय कुछ बांस के खंभे क्यों बने होते हैं। उधर बांस के जो खंभे हैं ना दोस्तों, असम के क्षेत्र में आप जाके देखिएगा तो उधर छोटे छोटे बांस की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। जलवायु नियंत्रण, अब जलवायु को नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। 6 प्रकार है जलवायु नियंत्रण करने वाले। अंशांश, तुगंता मतलब ऊंचाई, जो कि समुद्र से ऊंचाई होती है। वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, उच्च वाच्य लक्षण। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके अनुसार अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घट जाता है। आप यहाँ समझ रहे कह रहा है कि जो भी तापमान होती है दोस्तों वह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाती है तो वह घटता है, क्योंकि जब ध्रुवों की तरफ जाइएगा तो इधर बर्फ रहता है, तब बर्फ रखने के कारण उधर तापमान कम रहता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय की सघनता कम हो जाती है, ठीक है, तथा तापमान घट जाता है। यहाँ क्या कह रहे थे, वायुमंडल की सघनता वहाँ कम हो जाती है। वायुमंडल की
हवाएं जो होती है वह बहुत जो होती है दोस्तों वहाँ तेज़ी से चलती है। ठीक है, जब ऊपर जाइएगा पहाड़ों पे जाइएगा तो वह सघन होती है। सघन का मतलब होता है कि घना नहीं होती है, भारी नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ी से चलती है। इसलिए पहाड़ों गर्मियों के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि वायु दाब जो होती है और पवन का तंत्र जो होती है, पवन कैसी चल रही है, यह अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा तो वहाँ पर वायुमंडलीय सघनता कम होती है। तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र की जलवायु पर समकरी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तथा यह प्रभाव कम होता जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाती जा रही हूँ, जहाँ समझाने वाला है वही समझा रहे हैं। आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए। लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इससे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं, जैसे आप हिंद महासागर की तरफ जाइए, वहाँ पे जो हमारे हिंद महासागर कन्याकुमारी का क्षेत्र है, वहाँ पे चलने वाली जो भी तटीय क्षेत्रों में जलवायु है वह आपको उत्तर भारत से पूर्णतः विपरीत दिखेगी। जैसे आप ऊपर आइए गुजरात के क्षेत्र में, वहाँ से भी विपरीत दिखेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई तटीय क्षेत्र जहाँ गर्मी ठंडी की धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर है, तब वह तट गर्म और ठंडी हो जाती है। आप इस चीज़ सुने भी होंगे कि जब वायुमंडलीय जलधाराएं होती है वह वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर चलती है, यानी समुद्र से तट की ओर चल रही है। समुद्र में हवाएं चल रही है और ये तट जो जहां हम लोग हैं उधर चल रही है, तो तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो जब यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी ना, तो ये तट दोस्तों ठंडा होता है, क्योंकि वायुमंडलीय धाराएं आ रही है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। आप समझ रहे हैं, जब आप ग्लोब देखिएगा तो हमारा जो होती है पहले उष्ण होती है, फिर उसके बाद शीतोष्ण होती है। तो उष्ण और शीतोष्ण के बीच वाले को हम लोग उपोष्ण कहते हैं, यानी जहाँ पे गर्मी और ठंडी थोड़ा थोड़ा आ जाए। तो यानी जो उपोष्ण वाले क्षेत्र, जैसे कि आप लगभग पश्चिमी भारत का भी देखिए, भारत का भी क्षेत्र पश्चिमी की तरफ विस्तार है, जो राजस्थान पश्चिम की ओर है। जैसे आप मंगोलिया का देखिएगा, मंगोलिया में जो मरुस्थल है वो भी देखिएगा तो वो भी पश्चिम की ओर है। चीन में देखिएगा तो वो भी पश्चिम की ओर है। और सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका के विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी आपको दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में ही दिखेगा। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवच को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देखिए, आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जिनका बीपीएससी का मेंस है उनको 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए हम 9th क्लास से स्टार्ट किए हैं। ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी आप लोग किसी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या आपका वन लाइनर एग्जाम हो, आप एनसीईआरटी को एक बार बढ़ियाता जरूर दीजिए दोस्तों। देखिए आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आएगी। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों में पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ठीक है, यानी जो पवन ऊपर से नीचे आते हैं वह बहुत ही सूखे रहते, कह रहा है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह पूछता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक नहीं है। इसमें पहला कारक दोस्तों अक्षांश है, नहीं में आएगा तब। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम की ओर कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ गुजरात से लेकर कच्छ के रण से लेकर लगभग आप मिजोरम तक देखिएगा। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल। और जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, कर्क वृत्त उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। आप समझ रहे क्या कर रहा है। जैसे आप वृत्त देखिएगा तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये 0 डिग्री है, मतलब ये समझिए ग्लोब है 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री के जस्ट ऊपर जो होती है दोस्तों, वहाँ से मतलब 23.5 डिग्री तक हमारा जो होती है उष्ण कटिबंधीय होती है। उसका मतलब गर्म क्षेत्र। जैसे आप ऊपर जाइएगा तो हमारा उपोष्ण के तरफ चला जाता है। तो वही बोल रहा है कि उत्तर में स्थित भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। जैसे कि उत्तर में एक कर्क रेखा हमारा दोस्तों है, तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर थोड़े से हमारा आधा क्षेत्र स्थित है, तो वो उपोष्ण है, उपोष्ण क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि उपोष्ण इसलिए है कि इसमें ठंडी भी आ जाती है, शीतोष्ण का कुछ अंश आ जाता है। जब जो दोनों का कुछ अंश आ जाए तो उष्ण और शीतोष्ण का उपोष्ण अभी हम बताए हैं। और बीच वाला दोस्तों बहुत गर्म क्षेत्र होता है कर्क रेखा, और नीचे वाला के बारे में बताएगा। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। तो याद रखिएगा, भारत की जलवायु मानसूनी है,
परंतु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी स्थित है। कर्क रेखा के जस्ट ऊपर उपोष्णकटिबंध है और कुछ बीच वाले जो क्षेत्र है वो उष्णीय है। अब आते हैं दोस्तों ऊंचाई भी निर्भर करती है भारत की जलवायु निर्धारण में। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई मतलब यहाँ पे मुख्यतः आप बहुत बड़े बड़े देखते भी हैं चोटियाँ। भारत की तटीय क्षेत्र भी विशाल है, मतलब तट क्षेत्र भी विशाल है, 9 राज्य टचेज है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इन क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडी कम पड़ती है। आप समझ रहे हैं, मध्य एशिया जो हम लोग देख रहे हैं, जो चीन का क्षेत्र है, उसके ऊपर जो क्षेत्र है, उससे मंगोलिया का जो क्षेत्र है, उधर जितनी ठंडी पड़ती है उससे कम इधर ठंडी पड़ती है। वायु दाब एवं पवन, पहले हम लोग अक्षांश देखिए, फिर ऊंचाई देखिए और तीसरा देख रहे हैं वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु एवं संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संधारित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण, मतलब उसके ऊपर वायु कैसे संचरण करती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, जब आप देखिएगा तो भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, जो उत्तर पूर्व जो हम अभी बता रहे थे, आपका जो भारत के सिक्किम से लेकर और पूर्वोत्तर का जितने हैं, ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, पूछे कभी कि व्यापारिक पवने कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब, उपोष्ण देखिए जब आप पढ़िएगा ना ग्लोब में, तो उसमें भी 3 होती है, उष्ण का उच्च दाब निम्न दाब, शीतोष्ण का उच्च दाब निम्न दाब, ये भी उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पट्टियों से व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिक बल के कारण दक्षिण दाहिने ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है और ये हमारा हो गया कर्क रेखा, मान लीजिए, और उसके बाद ये हमारा यहाँ से निम्न जो भी हम लोग देख रहे हैं कि जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, यानी यहाँ से बीच से उत्पन्न होती है, जस्ट इसके ऊपर से कर्क रेखा से ऐसे उत्पन्न हुई, दक्षिण की ओर बढ़ रही, मतलब इसी में समझिए कि दक्षिण की ओर चल रही है। दक्षिण की ओर चलने के बाद ये क्या होती है दोस्त कि जस्ट ये दक्षिण की ओर बढ़ती हुई है, इसमें कोरियोलिक बल आके मिलता है। कोरियोलिक बल जैसे आके मिलता है तो दाहिनी ओर यानी इधर विक्षेपित होगी, क्योंकि इसका दाहिनी इधर होगा बहती हुई, और उसके बाद विषुवत रेखा की जो विषुवत रेखा है इसके जो निम्न दाब क्षेत्र है उधर जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें नमी नहीं होती है। व्यापारिक पवने क्योंकि उपोष्ण से आ रही है, तो उपोष्ण में नमी कहाँ रहेगी भाई, गर्मी भी है, थोड़ी सी ठंडी है उसमें, तो नमी की मात्रा कम होगी, क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है, स्थलीय भागों से। इसलिए इन पवनों के द्वारा कम वर्षा या नहीं होती है। ठीक है, यानी व्यापारिक पवनें चलती है तो इनके द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। कोरियोलिक बल किसे कहते हैं, अब याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल, मतलब इसका पता नहीं, बस अनुभव किया जाता है। आभासी का मतलब कि अनुभव करना, कोरियोलिक बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। जैसे कि आप पूछता है कि इसे फेरेल का नियम कहते हैं, तो फेरेल का नियम जो कहे, तो आप अभी समझ रहे हैं कि व्यापारिक पवनें हैं जो ये हमारा उपोष्ण यानी यहाँ से उत्पन्न हो रही है और यहाँ से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण की ओर चलने के कारण कोरियोलिक बल जैसे आके इसमें एक बल आकर मारती है, तो यह दक्षिण ओर विक्षोभित हो जाती है और ये विषुवत रेखा के निम्न दाब की तरफ जाती है। और जैसे दक्षिणी गोलार्ध में यानी इधर नीचे से आप देखिएगा, तो नीचे से जब उत्पन्न होती है, तो नीचे से उत्पन्न होने के बाद जैसे ही गई तो अपने बाईं ओर मुड़ती है, यानी बाएं इसके इधर हुआ, यानी ऊपर से भी इधर और इधर से भी इधर, तो इसको हम लोग फेरेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो पूछे कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है दोस्तों, तो यह दाहिने तरफ मिलती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ती है। भारत की वायु दाब पवन तंत्र अद्वितीय है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होती है, यानी ठंडी में इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप यहाँ समझ रहे, बोल रहा है कि भारत की जो दाब है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया मतलब जो मध्य एशिया है उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित होती है। जब निम्न दाब जैसे कि हवाएं चल रही है, हमारे पास निम्न दाब कहने का मतलब कि तेजी से हवाएं चल रही है, उसमें दबाव ही नहीं है, तो जब वह गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि हिमालय के क्षेत्र से निम्न दाब उठी और यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी के जस्ट नीचे हिंद महासागर के उच्च दाब से आकर टकराई, मतलब दोनों मिली। अब मिलने के बाद ये बहती हुई विषुवत वृत्त की ओर पार कर दाहिने ओर मुड़ी, क्योंकि आप विषुवत वृत्त के जैसे ही विषुवत रेखा है तो भारत का स्थिति ही स्टार्ट होती है 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे 0 डिग्री होगा। तो जब ये हवाएं चलेगी तो ऊपर से निम्न दाब और नीचे से उच्च दाब और ये दोनों मिलकर हिंद महासागर की तरफ आएगी और हिंद महासागर की तरफ आएगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के पवनों के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे हैं यहाँ कितनी अच्छी बात बता रही है। अगर कोई पूछे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब यहाँ हमने देखा कि जब ये ठंडी शुष्क जो हिमालय के उत्तर से उच्च दाब होता है, इस ठंडी शुष्क दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ये ठंडी के बातें कह रहा है। ठंडी में गर्मी में जो हम लोग देखिए कि गर्मी में उत्तर पूर्वी भारत के जो ऊपर हिमालय का क्षेत्र है वहाँ से निम्न दाब क्षेत्र आती है और कन्याकुमारी के नीचे हिंद महासागर में उच्च दाब होती है। दोनों के मिलने के बाद यह क्या होती है कि यह विषुवत वृत्त की तरफ चलती है और विषुवत वृत्त से टकराने के बाद जब यह मुड़ती है दोस्तों, तो यही ये जैसे कि मान लीजिए कि हमारा विषुवत वृत्त है, ये हमारा विषुवत वृत्त यहाँ आई टकराने के बाद पुनः ऐसे मुड़ती है, तो वही हमारा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का कारण यही होती है। पौने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है, भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। आप समझ रहे क्या कर रहा है कि पौने कोष्ण महासागर जो क्योंकि महासागर का ही क्षेत्र है, क्योंकि वो हिंद महासागर से जैसे घूमेगी तो सारा महासागर का ही क्षेत्र है, ऐसे टकराई ऐसे घूमेगी तो सारा, और यहाँ से नमी उठाती है और वही जाकर भारत में वर्षा करा देती है, ठीक है। इस प्रदेश में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव के एक मुख्य घटक जेट धारा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, यानी बोल रहा है कि ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। जो पश्चिम जैसे कि हमारा ये भारत का क्षेत्र है तो ये हमारा पश्चिमी है, तो इधर हमारा पश्चिम की हवाएं चल रही है। जेट धारा जो आप देखिएगा कि हिंद महासागर से उत्पन्न होती है, तो इधर हमारा जेट धाराएं चलती है और इधर से आकर दूसरा टकराई, तो ये बोल रहा है कि वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव के एक मुख्य घटक जेट धारा भी होती है, ठीक है। जेट धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। जो अभी हम लोग व्यापारिक पौने के बारे में पढ़े कि व्यापारिक पौने कहाँ से उत्पन्न होती है, तो उपोष्ण क्षेत्र से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जेट धाराएं दोस्तों पूछे तो 27 से 30 डिग्री, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो यानी भारत में भी ये स्थित होगी, भारत के क्षेत्र में भी स्थित होगी, क्योंकि 37 के जस्ट बीच में है। तो जेट धाराएं जो होती है दोस्तों वह 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट उपोष्ण इसलिए अभी क्योंकि हम 23.5 डिग्री के जस्ट नीचे वाले को उष्ण कह रहे थे और 23.5 डिग्री वाले ऊपर और 45 डिग्री के नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग उपोष्ण कहते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। भारत में ये जेट धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे और हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यह दक्षिण में प्रभावित होती है, इसलिए पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, समझने वाली चैप्टर है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रभावित होती है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है कि पूर्वी जेट धारा है, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, जो गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत, जो कि प्रायद्वीपीय भारत हम गुजरात के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों जेट धारा किसे कहते हैं। यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं होती है। यह पश्चिम की तरफ जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो होती है, जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में है, इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थित
मध्य अंशासी उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा है। तो याद रखिएगा सबसे सबसे स्थिर कौन सा है, मध्य अंशासी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा, जो कि भारत में भी यह विक्षेपित होती है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों बोल रहे हैं कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं। तो आइए, क्योंकि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यही हमारा अभी हमने पढ़ा लौटती हुई मानसून, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य सागर क्षेत्र से, भूमध्य सागर क्षेत्र जो कि हमारा कहाँ है, ऊपरी क्षेत्र में है, कैस्पियन सागर और रूस वाले ये सब क्षेत्र वाले हैं। ये पर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। ये पूर्वी प्रभाव के एक भाग होते हैं। देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्या आप आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का तटोपन के द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है? तो बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में यही जो हमारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ चलती है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, और इसको हम लोग जो हमारे भारत में जो प्रभाव छोड़ती है उसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसके कारण तबाही बहुत आप लोग देखते होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ समझाया गया है। ये दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा के जस्ट ऊपर उपोष्ण वाले क्षेत्र आ जाते हैं। ये हमारा दोस्तों विषुवत रेखा है, ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, और भारत की ये स्थिति है। देख रहे हैं आप, भारत की स्थिति है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ऊपर से धाराएं चलती है और नीचे से हिंद महासागर का उच्च दाब, और दोनों मिलने के बाद ऐसे मुड़ती है और जाकर थक से ना भारत में प्रवेश करती है। हम लोग अभी देखते थे, और इधर से जेठ धाराएं भी चल रही है और जेठ धाराएं का भी विक्षोभ उसमें है। ठीक है, और ये हमारा विषुवत रेखा। धरातलीय पवन, देखिए यह धरातलीय पवन की दिशा बताई गई है, किससे, एरो से बताई गई। ठीक है, धरातलीय पवन एरो से, ये जो पवने चल रही है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पवने इधर चल रही है, ऐसे ऐसे करके पवने चल रही, हिंद महासागर की तरफ से चल रही है, ये विषुवत रेखा पर पवने, और उपोष्ण पश्चिम जेठ धारा, यहाँ पे आपको जेठ धारा की स्थिति दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा था दोस्तों धाराएं और उपोष्ण जेठ स्ट्रीम के बारे में जो हम आपको समझा दिए थे। आप एक बार यहाँ पे जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं दोस्तों भारतीय मानसून। भारतीय मानसून का क्या प्रभाव है? ठीक है, अब यहाँ देखिए कि भारतीय मानसूनी पवनें बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों में सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो इसको पॉज करिए और पढ़िए। भारत का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। उष्णकटिबंधीय कहाँ, उष्णकटिबंधीय हम लोग जो 0 डिग्री के जस्ट 5 डिग्री के जस्ट ऊपर जो होती है। मानसून की प्रक्रिया समझने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि मानसून की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों ये मानसून बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा वीडियो है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको पूरा खत्म करेंगे। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।